अरविंद जी, राजनीतिक लोगों के पास चले उससे पहले एक टिप्पणी आपसे लें। क्या 2024 का चुनावी महासमर, उसके लिए मोटे तौर पर दोनों शिविरों ने अपने बुनियादी मुद्दे तय कर लिए? एक और मंडल पार्ट 2, एक और मंदिर अभी जो दिख रहा है, आप इस बात से सहमत हैं? देखिए, मोटा मोटी दो खेमा दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को सुन रहा था। वो कह रहे थे कि जनता को इससे सरोकार नहीं है कि कैबिनेट की मीटिंग कहाँ होती है, जनता को काम से सरोकार है। लेकिन बहुत विडंबना है, लोगों को ऐसा लगता है कि राम का नाम ले लेने से काम रुक जाएगा। ऐसा नहीं है। इस देश के जनता को राम भी चाहिए और काम भी चाहिए। इस देश में हजारों वर्षों से भोजन और भजन दोनों एक साथ होता आया है, और मुझे लगता है कि इस कसौटी पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार लीड ले रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की कैबिनेट वहाँ गई है। उत्तर प्रदेश में जो विकास हुआ है, न भूतो न भविष्यति, और 2-3 पॉइंट में मैं गिनाऊंगा काम, कि पहले केवल 2 एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट होते थे अंग्रेजों के ज़माने से, आज 12 एयरपोर्ट फंक्शनल हो गए हैं। एक्सप्रेसवे, हाईवेज का जाल बिछ गया है। छोटे छोटे शहरों तक मेट्रो जा रहा है। 60 लाख से ज़्यादा घर बने हैं। तो काम के भी पैमाने पर और राम के भी पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी को लीड मिल रही है। जी ठीक। आलोक जी, यूं तो हजार मुद्दे होते हैं, हर पार्टी के घोषणा पत्र काफी लंबा चौड़ा होता है और भाषण में भी कई मुद्दे छुए जाते हैं, लेकिन हर चुनाव में एक कोर इशू होता है, ठीक, केंद्रीय मुद्दा। क्या हम ये मानकर चलें कि जो अपोजिशन का खेमा है वो मंडल पार्ट 2 के इर्द गिर्द घूमेगा? उसमें जात की गिनती है, उसमें आरक्षण बढ़ाओ है, उसमें और इस तरह की जो चीजें हैं वो आती हैं। और दूसरी तरफ एक एनडीए है, भाजपा जिसको लीड कर रही, उसका केंद्रीय मुद्दा दिख रहा है मंदिर, राम मंदिर। 500 साल संघर्ष हुआ, 125 साल अदालती लड़ाई चली अंग्रेजों के समय से लेके आज तक, और अब जाके वो सपना पूरा हो रहा है। जी, क्या यही स्थिति है आलोक जी? अमिताभ भाई, उनकी जो हमारे विरोधी खेमे में है, जो मर्जी चाहें वो करें। उनको मंडल के इर्द गिर्द घूमना है, घूमे, उनके जाति के इर्द गिर्द घूमना है, घूमे, उनको धर्म के इर्द गिर्द चक्कर लगाना है, लगाएं। वो हमारे ऊपर आक्षेप करें, उनकी मर्जी है। लेकिन हमने जो रणनीति बनाई है, हमने जो प्लान किया है, हमारी जो आइडियोलॉजी है, उस पर चल रहे हैं। हम तो शुरुआती दौर से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को, हर कार्यकर्ता यही कहता था, हर नेता यही कहता था कि मंदिर वहीं बनाएंगे, रामलला आए। और आप हमसे कहते थे कि मंदिर कब बनाएंगे, मंदिर बनाएंगे, लेकिन कब बनाएंगे? अब तो हमने तारीख भी बता दी, मंदिर कब बनाएंगे। उसमें भी आपको एतराज हो रहा है। अरे साहब, हमारा तो काम ही यही है कि हम देश की तस्वीर, उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदलने आए। काम गिना दिया और लगातार हम गिना रहे हैं। पिछले 10 सालों से जब हमसे काम पूछते हैं तो हम सड़कों का काम गिनाते हैं, कमई इलाके में किस तरीके से तरक्की हुई है ये भी बताते हैं, किस तरीके से आज नदियों में भी जो है हमने परिवहन के रास्ते पैदा कर दिए ये भी हम बताते हैं, किस तरीके से जहां बुंदेलखंड में समाजवादी पार्टी और दूसरी पार्टियों के लोग लूटते थे वहां हमने सड़कें बिछा दी। पूर्वांचल को आपने अपराध का सेंटर बना रखा था, हमने किस तरीके से वहां सड़कें बिछा करके वहां किस तरीके से रोजगार के रास्ते खोल दिए। दूसरे जितने भी तरीके हो सकते थे लोगों को रोजगार से जोड़ने के लिए जो भी रास्ते हो सकते थे, उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए जो भी रास्ते हो सकते थे, उत्तर प्रदेश की सरकार ने 2017 के बाद किया है। अमिताभ भाई, ये आप भी जानते होंगे, जब उत्तर प्रदेश का उत्तराखंड में बंटवारा हुआ तो हमारे पास पर्यटन के बहुत साधन नहीं थे, बहुत स्कोप हमारे पास नहीं बचा था, लेकिन मोदी जी ने बनारस को डेवलप किया। आज अयोध्या भी डेवलप हो रहा है। और अगर कोई इलाका डेवलप हो जाता है, कोई धार्मिक क्षेत्र डेवलप हो जाता है, और अगर विदेशी पर्यटक आता है तो 7 लोगों को लोकल रोजगार मिलता है, और अगर स्थानीय कोई पर्यटक आता है तो 3 लोग, रिसर्च की बात बता रहा हूँ, 3 लोगों को रोजगार मिलता है, अलग अलग क्षेत्रों में रोजगार मिलता है। अभी हमारे साथी कह रहे थे क्या होगा इससे ये भी होगा, हम अपने धर्म से भी जुड़ रहे हैं और हमें रोजगार भी मिलना है। परिवर्तन ठीक आलूंगा, दोबारा ठीक, अभी के लिए इतने। मनोज यादव, मेरी समझ कहती है बाकी सैकड़ों मुद्दे रहते हैं, भाषण में इलाकाई मुद्दे भी उठते हैं, फर्रुखाबाद में जाएंगे तो आलू का मसला उठेगा, मैनपुरी जाएंगे तो तंबाकू का मसला उठेगा, ये सब चलता है, लेकिन केंद्रीय मुद्दा एक चुनाव में एक ही होता है। क्या विपक्षी शिविर ने सपा से लेके कांग्रेस तक, जेडीयू आरजेडी सब मिला के सबका सुर आ रहा है मंडल पार्ट 2,
ठीक। और इस शिविर का मूल स्वर समझ में आ रहा है कि भाई 5 सदी जिस चीज के लिए प्रतीक्षा की गई, संघर्ष किया गया, वो चीज धरातल पर उतर आई। इसलिए वो राष्ट्र का गौरव है, वो देश का गौरव है, वो राष्ट्रीयता का प्रतीक है। क्या इन्हीं 2 बिंदुओं के बीच में चुनाव घूमेगा 24 का? हमें भी मुझे लगता है कि 10 साल की मोदी जी की सरकार और 7 साल की योगी जी की सरकार के पास कुछ ऐसा आइडियल बताने को नहीं है अमिताभ जी, जिससे कि किसी और धुरी पे चुनाव जा सके। गड्ढा मुक्त वाला कोई चुनाव का मुद्दा कभी रहा नहीं, आप भी जानते हैं कि गड्ढा मुक्ति पे हो जाए। एजुकेशन में कोई इन्होंने क्रांति का काम किया नहीं। स्वास्थ्य विभाग में कोई क्रांति हुई नहीं, जो कि उप मुख्यमंत्री खुद हाँफते हुए नजर आते हैं मुझे आए थे। तो मुझे नहीं लगता ना मोदी जी ने कोई ऐसा किया। अभी 12 एयरपोर्ट वाली बात बता रहे थे, और 65-70 वो बन गए हैं, मेडिकल कॉलेज भी बन गए। लेकिन अमिताभ जी जब देखेंगे तो एजुकेशनल डिग्री मेडिकल कॉलेज से 2 ही 4 जो पुराने वाले हैं वही मिल रही है, बाकी नया कुछ नहीं मिला। और तो छोड़ो, अटल बिहारी वाजपेयी जी के उनके नाम से एक विश्वविद्यालय बन रहा है, उसका तक अभी अता पता नहीं है कि कहाँ है कहाँ नहीं है। वो समाजवादियों की देन है, उस बिल्डिंग में चला गया। ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बीजेपी के पास रियल में कुछ बताने को नहीं है। राम के केंद्र बिंदु पे बीजेपी तभी थी, अभी है, और भविष्य में भी मंदिर बनने के बाद भी इनकी पीढ़ियां यही रट्टा तोते की तरह सीताराम वाला करती रहेंगी, क्योंकि इससे बहुत कुछ छुप जाता है। राम नाम की लूट है, लूट सको तो जितना मर्जी हो लूट लो, लेकिन भक्ति भाव नहीं है, षड्यंत्र है, और सत्ता की प्राप्ति के लिए उनका इस्तेमाल है। इसलिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा। और रही बात विपक्ष की कि हम मंडल की लड़ाई हमारी आज की नहीं, बहुत पुरानी है। सोशलिस्टों ने बांधी गांठ, पिछड़े पावे 100 में 60। और एक लाइन कह दूं 10 सेकंड में अंतिम, तब आप दूसरे हमारे साथी के पास जाइएगा। ये जो आलोक बैठे हैं ना, आलोक पटेल जी, वर्मा जी, लड़ाई हम लड़े के मजा ये लेंगे। अब बाकी इधर राम मंदिर जिंदाबाद और हिंदुत्व सब हाथ हिलाएंगे, और सबसे ज्यादा मजा इन्हीं की जाति वाले लेते हैं, क्योंकि ये इधर भी है। ठीक है, मनोज मजे ले रहे हैं। स्वामी चक्रपाणी महाराज हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका बहुत स्वागत है। मैं उनके पास आऊं, उससे पहले एक बात जरूर कहूंगा कि जब भाजपा पालमपुर अधिवेशन के जरिए अयोध्या आंदोलन से उसने अपने को आधिकारिक तौर पर जोड़ा, तो वो मुलायम सिंह जैसे नेताओं का दौर था, लालू यादव सक्रिय थे, तब उन लोगों ने वही बात कही जो आज मनोज जी कह रहे हैं था कि कुछ नहीं होता है, ऐसा है और वैसा है। लेकिन समय के चक्र ने सिद्ध किया कि जिस दिन से भाजपा उससे जुड़ी, उसके माथे पर राजयोग उगाया, और विपक्षी दलों के पत्री से राजयोग धीरे धीरे छिन्न भिन्न होते गए, और होते होते वन लाइनर ये जो 2 सदस्यों की पार्टी थी वो 303 लोकसभा में पहुंच गई, और कांग्रेस पार्टी जो 415 की पार्टी थी वो 50 के नीचे आ गई। हिंदुस्तान के अधिकांश राज्यों में सरकारें चली गईं। इसलिए मैं इस व्याख्या के कभी साथ खड़ा नहीं हुआ कि नहीं ये तोता रटंत है और इससे होना जाना कुछ नहीं। अच्छे साफ हो गए, अच्छों की राजनीति खत्म हो गई इसी आंदोलन के चलते। स्वामी चक्रपाणी जी महाराज, मुझे लगता है कि आज जैसे योगी आदित्यनाथ की सरकार वहां गई अयोध्या, और वहां कैबिनेट की बैठक हुई, और जनवरी में 22 तारीख को लोकार्पण है मंदिर का, स्वाभाविक बहुत बड़ा अवसर होगा भारत के लिए, तो उसकी गूंज भी होगी उतनी बड़ी। और दूसरी तरफ है पिछड़ा रिजर्वेशन और जातिगत जनगणना, यानी मंडल पार्ट 2 और मंदिर पार्ट 2, इसके बीच में चुनाव दिख रहा है आपको? देखिए अमिताभ जी, इसमें कोई दो राय नहीं। आप राजनीति की जो जातीय राजनीति है वो तो शुरू से होता आ रहा है, लेकिन एक बात अवश्य है कि बीजेपी में और अन्य पार्टियों में जो अंतर है वो ये अंतर है कि राम मंदिर के साथ हमेशा बीजेपी खड़ी रही। उन्होंने कभी बीजेपी ने राम मंदिर का विरोध नहीं किया। अन्य पार्टियां अनेक प्रकार के न सिर्फ विरोध किए, कभी कोई तो कहा कि विद्यालय बना दिया जाए, कोई कह रहा है कि जी वहां पे पार्क बना दिया जाए, अनेक प्रकार। और यहां तक कि चूंकि मैं श्री राम जन्मभूमि केस में मैं पक्षकार रहा सुप्रीम कोर्ट में, आप देखें कि कपिल सिब्बल को खड़ा करा करके किस प्रकार से अवरोध उत्पन्न किया जा रहा था कि जी अभी डेट आने वाले, जी अभी चुनाव आने वाले, जी
चुनाव को देख के, अबे चुनाव तो सालों भर चलते रहते हैं भाई। और आज जो निर्णय हुआ, निश्चित रूप से जो ये तो सर्वोच्च न्यायालय से निर्णय आया है, कोई ऐसा नहीं कि संसद से बना है, लेकिन श्रेय आज भी जो है बीजेपी को क्यों जा रहा है? क्योंकि उन्होंने शुरू से साथ हो रहे, और इस कारण सवाल इस बात का है कि आप पहले की राजनीति आप देखिए अमिताभ जी, कि हर सेकुलर जो नेता अपने को बनता था वो गर्व महसूस करता था इफ्तार पार्टी में जाने में। राम मंदिर तो जाना बहुत दूर की बात है। आज मैं बधाई दूंगा माननीय योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को कि उन्होंने पूरे कैबिनेट को ले जाके राम के चरणों में बैठाया है। आज देश के प्रधानमंत्री जब रामलला पे जाते हैं तो दंडवत करते हैं, नहीं तो कोई अयोध्या जी में जाने से लोग कतराते थे, बचते थे कि हम पे हिंदूवाद का छाप लग जाएगा। तो आज देश ही नहीं पूरे विश्व के सनातन धर्म में हिंदू अपने को गर्व महसूस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनको लगता है कि हमारा अस्तित्व है। नहीं तो आजादी के बाद से सिर्फ क्या हुआ, हिंदू सनातनियों की उपेक्षा और मुस्लिम तुष्टीकरण और तमाम तरह के तुष्टीकरण करने में, और उपेक्षा में यही नहीं कि सिर्फ उपेक्षा, उनको अपमानित किया जाता था। मुझे याद है जब यूपीए की सरकार थी अमिताभ जी, हम जो मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे माननीय, वहां पे मैं मिल करके और मैं धार्मिक जो नगरी थे उनके लिए विशेष पैकेज की घोषणा किया, बात किया कि भाई घोषणा किया जाए, लेकिन कहीं नहीं हुआ। घोषणा तो दूर की बात है, उस पर बात करने के लोग तैयार नहीं होते थे। लेकिन वर्तमान में अब देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी हर दीपावली को कम से कम दीप जला करके आज पूरे अयोध्या पूरे विश्व के मानस पटल पे छाया हुआ है। यानी कि जो पहले हम धार्मिक नगरियों की विकास की बात करते थे, ये सरकारें सुनती नहीं थी, आज उस धार्मिक नगरियों पे जो केंद्र बिंदु हुआ पड़ा है। तो निश्चित रूप से एक भावना थी जनमानस की, क्या हिंदू वोटर नहीं है क्या हिंदू सनातनी वोट नहीं देते हैं क्या उनका अपमान करके ही मुस्लिमों की तुष्टीकरण होगी? तो ये कई विषय थे जो कहीं ना कहीं हिंदुओं के दिल में दिमाग में था, और जिसका परिणाम आज दिखाई दे रहा है। और दुर्भाग्य ये बात है कि वर्तमान में भी चाहे स्टालिन सेकंड हो, वो कहते हैं सनातन कोरोना है, मलेरिया है, उसको खत्म कर देंगे। एक तरफ जगदानंद जी है वो बिहार के, एक तरफ चंद्रशेखर बिहार के मंत्री है, वो भी उनके विश्वमन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के स्वामी प्रसाद मौर्य है, वो भी विश्वमन कर रहे हैं सनातन के खिलाफ। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं आज भी रुक नहीं रहा है, और इसका खामियाजा ये होगा कि विपक्ष वास्तव में शून्य की स्थिति में जा रही है। जनता हो सकता है सरकार की कई नीतियों से परेशान हो, जनता नीतियों से कई चीजें न मानती हो, लेकिन जब बात है सनातन के अस्तित्व पे आता है तो जनता ये कहती है, तो हिंदुस्तान ये कहते हैं कि भाई धर्म तो हमें बचाना है। पहले तुष्टीकरण की पराकाष्ठा हम देख चुके हैं, अब बर्दाश्त नहीं होगा सनातन पे टिप्पणी करने का। तो ये चीजें चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे और बसपा हो, चाहे सबको समझना होगा, चाहे कांग्रेस पार्टी हो। आप अब हिंदुओं को गाली दे के वोट नहीं ले सकते, भगवा को आतंकवाद कह के वोट नहीं ले सकते, भगवान राम को काल्पनिक कह के वोट नहीं ले सकते। अब हिंदू जागृत हो चुका है, अपनी धार्मिक स्वाभिमान के साथ है। ठीक स्वामी जी,